प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। दुनिया भर को अब चौथी लहर का ख़तरा दरपेश है कोरोना वायरस की, और ये समझा जा रहा है कि अगर चौथी लहर आई तो वो एक ख़तरनाक हो सकती है, जैसे पहले वाली लहरें जो हैं उसने बहुत मुतासिर किया था। अब सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद ने इतराफ़ किया कि अगस्त के महीने में कोरोना वायरस के मरीज़ों की जो तादाद है उसकी जो शरह है वो यौमिया 1 लाख तक हो सकती है। लेकिन जो वैक्सीनेशन हुई है वो बहरहाल एक उम्मीद की किरण में नज़र आती है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हुई है, उससे शायद कुछ मामला कंट्रोल पा सकें। अब सूरत हाल और फिर डेल्टा वायरस जो है वो भी एक परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार किया हुआ है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो क्या होने जा रहा है और इसके लिए क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं? अभी कुछ ही अर्सा पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि जी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पाबंदियाँ नरम हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। लेकिन आज यहाँ पाकिस्तान में भी डेल्टा वायरस के पेश नज़र कुछ जो है वो तंबीह की गई है कि एहतियात की जाए, और इसी तरह से बरतानिया में भी सूरत हाल है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, यूके के डॉक्टर ताबिंदा दोगल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, NHS UK। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद सब मेहमानों को। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब बताइए कि ये कितना ख़तरा है अगस्त के महीने में कोरोना वायरस की नई लहर का? बहुत शुक्रिया आपका असद। देखें, सबसे पहले तो हम ये जो आम शहरी हैं बरतानिया के अंदर, ये बड़ी गोमगो की सूरत हाल के अंदर हैं। कभी सोचते हैं कि हम खुशी मनाएं कि 19 जुलाई जो है वो एक कहा जाता है जी आज़ादी का दिन है, और इस दिन जो है वो रिस्ट्रिक्शन सारी ख़त्म हो जाएंगी, और जो बाई लॉ है वो मास्क की पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी बहुत सारे जो तफरीही जो सरगर्मियाँ हैं उनकी भी इजाज़त मिल जाएगी। तो एक तरफ खुशी है, जब कि दूसरी तरफ जो है वो जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो हैं वो बयानात देते हैं, वो बताते हैं कि जी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आने वाले दिनों के अंदर। जैसे हेल्थ सेक्रेटरी का आपने जिक्र किया, साजिद जावेद साहब ने यहाँ तक कह दिया कि 1 लाख केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर आएंगे, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगस्त से सितंबर के अंदर कोई दोबारा भी लॉकडाउन की सूरत हाल बन सकती है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी उस तरीके से नरम नहीं हो पा रही। रेड लिस्ट कंट्रीज जो हैं वो जब उसके अंदर भी ज़ाहिर है जो ममालिक हैं वो यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं, कोई यहाँ से जाने से भी लोग कतरा रहे हैं। तो ये गोमगो की सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कभी खुशी और कभी गम वाला माहौल है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसी वजह से जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो तबाही के दाने पर खड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अगर थोड़ी सी पाबंदियां नरम होती हैं तो दूसरी तरफ जो है वो सफरी पाबंदियां सख्त कर दी जाती हैं। अभी भी अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो वहाँ पर जो रेशो है वो बहुत कम है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान स्टिल रेड लिस्ट के अंदर है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी मैं देख रहा था कल एक पटिशन जो है वो इस वक्त सर्कुलर में है, लोग पटिशन साइन करा रहे हैं, पाकिस्तानी लोग जो है वो पटिशन साइन कर रहे हैं ताकि ये मामला जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के अंदर आए और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग स्ट्रैंड है पाकिस्तान के अंदर जो कि यहाँ आना चाह रहे हैं, सिर्फ करंटीन के डर से नहीं आ पा रहे। और जब हम देखते हैं कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, 19 जुलाई को जो है वो बेहतर हो रही, तो फिर सफरी पाबंदियां इतनी सख्त क्यों हैं? जब अगर किसी कंट्रीज के जो भी क्राइटेरिया है अगर उनके केसेस कम हैं तो फिर उनको क्यों जो है वो इस लिस्ट के अंदर रखा जा रहा है? तो ये एक मैं कहूँगा मेरे ख्याल से तो एक बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। बरतानी वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं तो जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं, लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सही वक्त पर सही फैसले नहीं किए जा रहे, और आम लोग जो है वो इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है कि 19 जुलाई के बाद क्या होगा, क्योंकि 12 जुलाई को जो है जब रिव्यू होगा तो उस दिन जो फैसले किए जाएंगे उस वक्त पता चलेगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं उसके मुताबिक आप क्या फोर्सी करते हैं कि 19 जुलाई जो है आज़ादी का दिन है, या फिर नई पाबंदियों का आगाज़ हो सकता है उसके बाद? शुक्रिया असदुल्ला भाई। सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज़ादी इस वायरस से शायद कभी भी ना मिल सके। इससे बचाव की जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करना ही होंगी, लेकिन
जो इसका जोर है या जो इसकी नई लहर, जो जैसे गुलाम हुसैन अवान साहब ने जिक्र किया है कि वो आएगी, वो हो सकता है चौथी और पांचवी भी आए। देखिए, रियासत का जो काम था, उन्होंने एक तो पूरी वल्नरेबल पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया, उन्होंने एजुकेट कर दिया और साथ साथ में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी। उसके अलावा लॉकडाउन करके इसको, वायरस को जितना वो कर सकते थे कर्टेल, उन्होंने किया है जी। बिजनेसेस को उन्होंने फरलो स्कीम के तहत लोगों को वो भी दी हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए हैं। अब कुछ जिम्मेदारी पब्लिक पे भी है। पब्लिक अगर इसको अच्छे तरीके से इस फैसिलिटी को, वैक्सीनेशन की और जो लॉकडाउन खुलने वाली है उसको अगर तरतीब से, सलीके से और सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इस वैक्सीन की वजह से बचाव तो काफ़ी हद तक हो चुका है। जैसे कि आपने देखा है कि 2 वैक्सीनेटेड नेशंस का मैच हुआ है फुटबॉल का, जर्मनी का और इंग्लैंड का, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था जी। ये तभी मुमकिन है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई हुई थी, लोगों ने फिर भी सोशल डिस्टेंसेस रखी हैं। 19 जुलाई को क्या होने वाला है? 19 जुलाई को मेरा ख्याल है कि स्टेट ये अनाउंस करेगी कि भाई देखो, हमने जो कुछ करना था कर दिया, और भी जो कुछ करना पड़ेगा हम वो करते रहेंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अब एक जिंदा कौम और सेंसिबल कौम की हैसियत से आपको भी लेनी है। तो ये रियासत का और अवाम का एक मिला जुला एक फ्यूचर की तरफ एक रद्द अमल होना चाहिए, जिसमें अवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारी करे। ये इसमें अपोजिशन या गवर्नमेंट का ये जो है बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी अवाम पे आती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे आती है कि अपने आप को अभी भी विजिलेंट रखें, कहीं वो फिर गजर बजने से धोखा खा के भयानक तीरगी में फिर ना आ जाए। तो मेरा टेक ये है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ताबिंदा, आप कैसे देख रही हैं सूरत हाल को? आपके ख्याल में कितने % लोग जो हैं वैक्सीनेशन करा चुके हैं, और अगर चौथी लहर आती है तो क्या वो इस वैक्सीनेशन के हो जाने के बाद उस शिद्दत से तो नहीं होगी जिस शिद्दत से हमने पहली जो लहरें हैं वो देखी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू असद। जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी हद तक एडल्ट्स में हो चुकी है, मगर उसमें एक छोटा सा एक टारगेट था गवर्नमेंट का कि 19 जुलाई को खोलने से पहले वो 18 साल से ऊपर के काफ़ी एक पॉपुलेशन को जो है पहली डोज दे दें, और जो पहले एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से जो है वो 2/3 को वो वैक्सीनेशन कर दें। तो ये कुल मिलाकर जो 2/3 एडल्ट पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन होने के बाद जो पॉपुलेशन बनती है वो 50% बनती है। और उसमें फिर ये है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, उसमें वो जो हिस्से हैं वो फिट नहीं आते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो 19 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन कम से कम 1 डोज होने का टारगेट था 19 जुलाई तक, कि वो पूरा हो, ताकि ये सेफली सारी जो हैं ये लिफ्ट हो सकें, जो भी वो आज़ादी मिल रही है लोगों को। अब उसमें ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक नई वेव आने का खदशा है, जो कि हम उसकी बिगिनिंग्स देख रहे हैं, हम उसकी शुरुआत देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 26% जो है वो बढ़ी है केसेस की शरह। और जहाँ पे जोग्राफिकली मैं हूँ, वहाँ पर G7 समिट के बाद एकदम एक बहुत बड़ी सर्ज आई थी केसेस की, जो कि अब लेवल ऑफ कर रही है। इस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में भी कुछ पॉकेट्स में सर्जेस आ रही हैं। और जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने भी कहा कि ये अब लोकल लॉकडाउन्स लगेंगे और लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि लोग कैसे इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हर आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसके साथ भी जिम्मेदारी आएगी। तो उन्होंने एक ये लिबर्टी दी है कि जी आप अंदर इंडोर्स मास्क पहने या नहीं पहने, ये आप फैसला करें। आपने सोशल डिस्टेंसिंग बैनिश हो गई, लेकिन आपने रखनी है तो रखनी चाहिए। और उसके अलावा ये एक बड़ी जो है वो अजीब सी बात है कि अजीब तो नहीं कह सकते आपके, ये टेस्ट पीरियड होगा 19 जुलाई और 16 अगस्त के दरमियान, क्योंकि 16 अगस्त से जो लोग जिनको एक्सपोजर हुआ है किसी पॉजिटिव केस को, उनको अगर डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है तो उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 19 जुलाई और 16 अगस्त के दरमियान का जो टाइम होगा वो एक बड़ा केयरफुली वॉच करने वाला टाइम होगा।
सही है जी। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, इसी से जुड़े सवाल हैं जो मैं आप मेहमानों के सामने रखना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर गुलाम रज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि ये डेल्टा वायरस जो है ये क्या चीज़ है? ये जो डेल्टा वायरस है भाई, ये अब नया तो नहीं है, ये इसको आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं और भी इस वायरस की कई जो जहतें हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। जैसे लेमडा वायरस भी आ गया। ये डेल्टा वायरस सबसे पहले इंडिया में डिटेक्ट हुआ और इसके साथ जो जुड़ी हुई बहुत सारी और बीमारियां ऐसी थीं जिनका इलाज मुमकिन नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली इस वायरस ने इंडिया में बेतहाशा गजब की तबाही मचाई। उसमें कुछ वहाँ के लोकल जो इश्यूज थे, जैसे एक कोई बहुत बड़ा रिलीजियस कट हुआ या और भी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से ये वायरस बेतहाशा जल्दी से फैला और इसकी जो म्यूटेटेड फॉर्म थी उसने बहुत तबाही फैलाई। और इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा अलमिया, मैं ये कहूँगा इस वक्त जो अलमिया, हालांकि ये बहुत अच्छी बात भी है इंग्लैंड की कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी डाइवर्स है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा डायस्पोरा यहाँ पे रहता है। उसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया में। जी डॉक्टर साहब, वो लोग जो इसके बारे में कम मालूमात रखते हैं बुनियादी तौर पर उन्हीं के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा कि इसमें कुछ ऐसी बीमारियां साथ में जुड़ी हुई थी जिनका इलाज नहीं है। आप कॉमनली बता सकते हैं कि क्या अलामात होती हैं, कौन सी बीमारियां इसके साथ जुड़ जाती हैं जिसकी वजह से ये जो इसको ख़तरनाक बनाती हैं, और क्या अलामात होती हैं जिससे शक गुजरेगा कि ये डेल्टा वायरस है? जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो अहम कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपको इसके साथ एक अलग फंगस टाइप एक चीज़ होती है जो आपके ओरल कैविटी के अंदर जाती है, जो पूरी ज़ुबान से लेके पूरे निज़ाम इन्हिज़ाम तक जिस्म के अंदर सबको वो कर लेती है और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। उस फंगस के फंगल बॉल बन जाते हैं दिल के अंदर, फेफड़ों के अंदर, अंतड़ियों के अंदर, और इवन कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि उस आँख के अंदर भी फंगल बॉल जो हैं उसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाती है इंसान के जिस्म को। तो इसकी अलामात जो है वो जो ही नमूदार होने से पहले कई दफ़ा ये लोग ये समझा जाता है कि चलें रेस्ट किया, और जो हदायत भी यही है कि घर के अंदर रहें, लेकिन इसकी अलामात जब ज़ाहिर होना शुरू हों तो फ़ौरन मेडिकल जो हेल्प वो लेना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि यूके के जो लिंक्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो सेकंड सर्ज आई थी वो आई थी यूके वायरस जो यूके में डिटेक्ट हुआ था। उस वक्त यहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो एक बहुत बड़ी डुअल नेशनल लोगों की जो सर्च थी वो पाकिस्तान चली गई। कुछ लोग जरूरी सफर के तहत गए, लेकिन कुछ ने ये कहा कि यहाँ पे तो लॉकडाउन है, चलें पाकिस्तान में जाके थोड़ी सी आज़ादी की जिंदगी गुजारते हैं। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर वो वायरस फैल गया जो यूके की वायरस की। इसी तरह अब जब इंडिया में ये वायरस डिटेक्ट हुआ, जो यहाँ के यूके के रेजिडेंट्स वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने देखा कि चलें ये तो वहाँ से वो लोग यहाँ पे आए माइग्रेट करके या वापस आए अपने मुल्क में, तो यहाँ पे वो वायरस फैलना शुरू हो गया। उसकी वजह से फिर ये होटल क्वारंटाइन और रेड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि जब एक दफ़ा बॉर्डर्स आपके खुल जाएं और ट्रैफिक जो है वो टू एंड फ्रो उसको आने दिया जाए और जाने दिया जाए, तो ये चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। अब ये जो डेल्टा वायरस है इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिटेक्ट पहली दफ़ा इंडिया में हुआ है, लेकिन अब इसमें यूके में भी बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर तबिंदा मेरे साथ इत्तफाक करेंगी कि ये वैक्सीन जो है वो फुली प्रोटेक्टिव नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन मोर्टेलिटी जो है वो इसमें डिक्रीज हुई है, यानी लोगों की शरह अमवात कम है जिन्होंने 2 वैक्सीनें लगवाई हुई हैं इवन अगेंस्ट द डेल्टा वायरस। अच्छा, अभी जो हम वैक्सीन ले रहे हैं डॉक्टर ताबिंदा, अभी जो वैक्सीन ले रहे हैं वो
स्पेशली अगेंस्ट डेल्टा वायरस के लिए तो वो नहीं बनाई गई, वो जनरली कोविड-19 के लिए बनाई गई है, ऐसा ही है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर क्या ये जो वैक्सीन है ये डेल्टा वायरस के अगेंस्ट कितनी कारगर है? जी आपने ठीक कहा सर कि ये मुकम्मल तौर पे कारगर नहीं है। इसके लिए एक ट्रायल चल रहा है इस वक्त। उसकी बुनियाद के ऊपर एक नई इसकी बूस्टर बनाया जाएगा जो कि ऑटम में, सितंबर अक्टूबर में जो वल्नरेबल लोग हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ऑफर किया जाएगा। तो उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड एक डोज बनाई जाएगी, तो उसके खिलाफ कारगर है कुछ। तकरीबन आप समझ लें कि अगर वैसे 94% तक थी तो अब 74-75% तक है ये। मगर जैसे ये गुलाम मुर्तज़ा ने कहा है कि ये फेटल जो थी, इसमें से जो अमवात थी वो बहुत कम हो गई हैं। लेकिन अब ये वायरस है, इसने कहीं तो जाकर रहना है। जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनके अंदर अगर ये नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है उनकी ट्रांसमिशन भी कम हो जाती है, ये उन लोगों में जाएगा जिनको ये वैक्सीन नहीं लगी हुई। अब ये मसला है, JCVI ने कहा है कि जी जो 12 से लेके 17 साल के लोग थे उनको लगाने का पहले प्लान था कि EU में वो हो भी चुकी है, ये अप्रूव भी हो चुकी है, लेकिन JCVI ने रोका हुआ है। अब ये बड़े लोगों को छोड़ के ये उस पूल, बच्चों के पूल में या जो एडोलेसेंट्स हैं, जो तकरीबन जो समझे आप बलूगत को पहुंचने वाले लोग, उन लोगों के दरमियान जाके ये घुस जाएगा। और फिर ये है कि फिर इसकी नई फॉर्म क्या आएगी ये तो अब हमको देखना होगा। लिहाजा जैसे आपने पहले कहा कि वैक्सीन इसकी शील्ड है और उसको बदल के आप उसकी वायरस की चेंज फॉर्म के साथ साथ उसको बदल के देना होगा इसको टाइम के साथ। जी सही है। अच्छा ये बताइए गुलाम हुसैन अमान साहब कि किस किस्म के स्टेप्स जो हैं वो मुतवक्के हैं? अगर हम ये देखते हैं कि जी 19 के बाद दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो क्या लोग जो खदशात हैं, आप कह रहे थे कि लोगों के ज़हनों में खदशात हैं, किस किस्म के स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा सकते हैं? देखें, इशारे तो ये मिल रहे हैं असद के 19 जुलाई को ज़ाहिर है पाबंदियाँ नरम होंगी, जिसमें इन्होंने कहा है कि जी बहुत सारे जो इस वक्त है कि फेस मास्क है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है, तकरीबात और शादी इस तरह के वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि इतने बंदे आ सकते हैं, जितने हाल की गुंजाइश है उससे हाफ आ सकते हैं, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। नाइट क्लब खुल जाएंगी और भी सारी चीज़ें। लेकिन साथ साथ ये भी इशारे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं कि जब 12 जुलाई को, यानी कि जो मंडे आ रहा है, मंडे को जब दोबारा ये चीज़ें सारी रिव्यू होनी है, जो कि 19 जुलाई का जो पाबंदियाँ इन्होंने ख़त्म करनी है या नरम करनी है, उस दिन जो अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर जो है वो कुछ शराइत रख दी जाएंगी, कुछ ऐसी मैयज़ लेने का कहा जाएगा ताकि जो डेल्टा वेरिएंट है और इसके अलावा जो इस वक्त केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा सर्ज होना शुरू हो गई है लास्ट वीक में, और अब अगर आप देखें तो 50% जो है वो केसेस ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर 1 लाख केसेस रोज़ाना जो है वो नए आना शुरू हो जाएं, बिल्कुल जैसा डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मोर्टेलिटी की जो शरह वो कम है, बहुत पहले से मौत तो कम है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कि वो ज़ाहिर है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब इतने लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो जब वो बाहर जाकर जो है वो ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे लोगों से मिलेंगे तो फिर ये काम दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा तो गवर्नमेंट को मजबूरन जो है या तो पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा सख्त करनी पड़ेंगी, या जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फिर एक और लॉकडाउन की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो ये सितंबर में या अगस्त के एंड पे इस तरह की तवक्को की जा रही है कि इस तरह की पाबंदियाँ या लॉकडाउन दोबारा हो सकता है। और आज जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं साजिद जावेद, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमें भी जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी जो है वो खसूसी मेजर्स लेना पड़ेंगे ताकि जब लोग काम के ऊपर बहुत ज़्यादा निकलेंगे, बहुत ज़्यादा आमदरफ्त बढ़ेगी तो फिर ये वायरस जो है वो दोबारा बहुत तेज़ी के साथ ना फैल जाए। तो मेरे ख्याल से साथ हमें कुछ खुशी भी हो रही है कि पाबंदियाँ नरम हो रही हैं, और साथ ये डर भी लगा हुआ कि पता नहीं 12 तारीख को जब दोबारा 12 जुलाई को जब दोबारा ये अनाउंसमेंट होगी तो किस तरह की पाबंदियाँ लगेंगी और किस तरह की पाबंदियाँ नरम नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल अभी तक लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि एक तरफ से जो है वो नरमी की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ शराइत भी रखी जा सकती हैं, कुछ नए मैयर्स भी ले जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग, मैं तो बार बार यही कहूँगा, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन डॉक्टर साहबान जो है वो ज़्यादा बेहतर इस सिलसिले में बता सकते हैं कि ये कन्फ्यूजन कैसे लोगों की दूर हो सकती है। अमान साहब, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूं और आपके वसातत से सारी पब्लिक को दुनिया भर में ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि देखें, पाबंदियां एक तरह की हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती के साथ की जा रही थी कि आप ये काम करें, बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, मास्क पहने, हाथ धोएं, सेंसिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वो पाबंदियां गवर्नमेंट तो शायद नरम कर दे, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। 2-3 बातें हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर वैक्सीन जो भी जिस नाम की जिस कंट्री की भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा ली जाए, उससे एंटीबॉडीज बनेगी, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, आपको डिजीज से मरने के या ज्यादा सवियर बीमारी के चांसेस कम होंगे। एक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लीज टेक इट लाउड एंड क्लियर। ठीक। दूसरी बात कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, तो मास्क पहन लें। दुनिया की आधी जो पॉपुलेशन है वो लेडीज की है, और वैसे मास्क जो है, और जेंट्स हो या मास्क लेडीज हो, मास्क पहनना अगर गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी नहीं भी है तो इसको अब जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। आपने वैक्सीन करवा भी ली है, यानी वैक्सीनेशन कराने के बाद भी वैक्सीन से आपने अपने आप को तो महफूज कर लिया है, लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड बंदा है वो आपसे महफूज नहीं है। आप एक साइलेंट कैरियर भी हो सकते हैं, आप वायरस अपने ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। आपको तो नहीं लग सकता, आपके अंदर वैक्सीन है, लेकिन आप जो कैरी कर रहे हैं वायरस वो तो किसी को लगा सकते हैं। तो ये पूरे मुआशरे को एक एज ए कुल इकाई के तौर पे काम करना होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ना वैक्सीन के बारे में कंफ्यूजन, ना एहतियाती तदाबीर के बारे में कंफ्यूजन। बाकी रहा मसला कि गवर्नमेंट और सियासतदान क्या करते हैं, उन्होंने मुआशी हालात को भी देखना होता है, मुआशरे की। अब देखें ना, जो गरीब मुमालिक हैं उनमें एक तरफ भूख से मरना है, एक तरफ कोरोना से मरना है। आपको एक बैलेंस रखना होगा कि कहां तक जो है वो इस लॉकडाउन और जबरदस्ती उस तरह किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक बहुत अच्छी अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है जी। तो एक मुआशरे को, पूरी दुनिया के गरीब अमीर जहां तक के मुमालिक हैं, वो सबको इस वायरस की साथ एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ना होगा, और ये चीजें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, बिल्कुल क्लियर कट करके रखें और जरूरी सफर करें। एक दफा इस वायरस को काबू आना चाहिए, और मेरा अभी भी ये ख्याल है कि 19 जुलाई को इतनी शदीद जो पाबंदियां हैं वो नहीं एक्सपेक्टेड, और खास तौर पे इन मुल्कों में। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि अपने बॉर्डर्स को ये कंट्रोल करके रखें अभी भी, कि बाहर से वायरस ना आए। यहाँ पे सख्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आके बताता हूँ कि जो सेक्रेटरी सेहत हैं उन्होंने जो कहा कि अगस्त के महीने में रोज़ाना 1 लाख की शरह हो सकती है, इतने लोगों के वैक्सीन कराने के बाद क्या ये फिगर सही मालूम होती है? डॉक्टर्स की ओपिनियन इस पर क्या है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर ताबिंदा, ये बताइए कि जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी की हम बात कर रहे हैं साजिद जावेद साहब की, जो वो कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में जो है वो कोरोना वायरस की शरह यौमिया 1 लाख हो सकती है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है, ज़्यादातर आबादी ने जो है वो वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद भी क्या 1 लाख लोग रोज़ाना मुतासर हो सकते हैं? ये फिगर आपको सही मालूम होता है? वो एक जो कुछ प्रेडिक्शंस हैं, वो प्रेडिक्शन मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जब वो 1 लाख की बात करेंगे तो हो सकता है कि उनके ज़हन में ये बात हो कि मैं ये फिगर दूंगा तो लोग शायद एहतियाती तदाबीर को एडहियर करेंगे। लेकिन जो उनका फिगर बेस्ड है वो मॉडलिंग के ऊपर बेस्ड है, जो बॉरिक का मॉडल है उसके ऊपर उनका बेस्ड है। वो सही भी हो सकता है, और वो ये कि पहले जो मॉडलिंग हुई थी उससे तो बहुत कम केसेस हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कह दिया उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि 1 लाख रोज़ाना के होंगे। उसके साथ साथ ये भी बात है कि जो बहुत से लोग हैं जिनको होगा भी, जो पॉजिटिव होंगे भी, वो सिम्टोमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 16 अगस्त के बाद जिन लोगों को एक्सपोजर हुआ है किसी कोविड के मरीज के साथ, उसकी मर्जी है वो कराए, अगर उसको कराना है पीसीआर, और अगर नहीं कराना तो वो ना कराए। बेशक अगर सिम्टम्स आ गए हैं और अगर पीसीआर पॉजिटिव है फिर आइसोलेट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत
1 लाख तो कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल है कि फिगर है, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड है रादर देन के ये ह्यूमन आउटकम्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर है ये। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम तदाबीर को उसी तरह रखी जैसे कि गुलाम मुर्तज़ा ने भी कहा और गुलाम हुसैन अवान ने भी कहा कि जो लोगों में खौफ व हरास की एक जो है वो एक सिचुएशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा खौफ व हरास रहना चाहिए। एक खौफ के अंदर ऑपरेट करेंगे तो ही तदाबीर करेंगे, क्योंकि अगर ये बिल्कुल छोड़ देंगे तो वही होगा जो छोटी छोटी सर्जेस आती रही हैं। पहले जब कम हुआ लॉकडाउन तो एक सर्ज आई, कम हुई तदाबीर एहतियाती उन्होंने कम की, फिर एक सर्ज आई। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर काम करेंगे एक फ्रेमवर्क के अंदर कि जी हाँ इतने हो सकते हैं, वी शुड कंटिन्यू टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग और सारा कुछ जो है वो मास्क वगैरह का, अब वो उन्होंने वॉलंटरी कर दिया, उन्होंने लोगों पे छोड़ दिया। तो मेरा ख्याल है कि साथ अगर ये फिगर दे दिया है तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्लोक एंड डैगर अप्रोच उन्होंने दी है कि एक मिस्ट्री का एक एलिमेंट बीच में रखे ताकि लोग फॉलो करते रहें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपकी इस पर राय क्या है 1 लाख वाले फिगर पर? देखें जी, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मारे नालो डराया चंगा। अच्छा। तो ये कुछ थोड़ा सा ये एलिमेंट वो भी है कि थोड़ा सा स्केयर मॉन्गरिंग करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये भी हो सकता है। और ये हुआ है पहले, मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर। अगर फ़र्ज़ करें, मैं उनकी बात लेके चलता हूँ कि हुआ भी तो इसमें एक्चुअल बीमारियाँ जो है, बीमारी की शिद्दत या अमवात वो कहीं इससे कहीं वो भी नहीं है, इसके कहीं नज़दीक तरीन भी नहीं होगी। मेरा ख्याल है उससे बहुत कम या 2 या 3% की मैं बात कर रहा हूँ। वैक्सीन्स जो है वो प्रोटेक्टिव है, उसमें उसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी नए नए वायरसेस जो हैं, लेकिन जो एक बेस लाइन है वैक्सीन की एफिकेसी वो रहेगी। उसके साथ जैसे डॉक्टर तबिंदा ने कहा है कि जो अगला जो बूस्टर तैयार हो रहा है, बल्कि हमारे पास NHS में तो स्केड्यूल भी आ गया है बूस्टर लगवाने के लिए, जो अगली डोजेज फ्लू वैक्सीन के हम हर साल लगाते हैं, उसके साथ ये कोविड का बूस्टर लगाने का भी स्केड्यूल आ गया है। तो जो इम्यूनिटी है उसको एक ख़ास लेवल तक बहरहाल मेंटेन रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे न्यू एविडेंस आ रहा है छोटे बच्चों तक भी, जैसे बच्चों को और वैक्सीन्स भी लगती हैं, लेकिन चूंकि बच्चों में डिजीज़ का रुझान भी जो है, बीमारी का रुझान भी कम था, इसलिए बच्चों को अभी वैक्सीन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो वैक्सीन की उम्र है, उम्र की हद है, उसको नीचे लाया जा रहा है। तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह अगले 2-4 सालों में इस कोरोना वायरस कोविड-19 की तकरीबन सारी जितनी अक़साम या जो नए म्यूटेशन भी होंगी उसके ख़िलाफ़ तकरीबन सारी पॉपुलेशन जो है वो उसको कर दिया जाएगा इम्यूनाइज़। मेरा जो खौफ है वो ये है कि जो लोग और जो मुल्क इस वैक्सीन को अडॉप्ट नहीं कर रहे या करने में देर कर रहे हैं, कुछ मुल्कों की प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट हैं, वो शायद बिल्कुल बजा तौर पे अपनी इकॉनमी को देख रहे हैं। वैक्सीन बहरहाल महंगी भी है, लेकिन अगर वो वैक्सीन नहीं कराएंगे तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और फिर ये एक क्रॉस पोलिनेशन ऑफ द वायरस होती रहेगी, इधर से उधर, उधर से। तो WHO को और जो अमीर मुल्क हैं उनको ये चाहिए कि इस वैक्सीन को सब्सिडाइज रेट पे उन ममालिक तक पहुंचाया जाए जो इस वक्त वैक्सीनेशन जिनकी पॉपुलेशन को नहीं हुई। ये एक पूरा आलमी अलमिया है, ये किसी एक मुल्क का या गरीब या अमीर का नहीं है, छोटे या बड़े का नहीं है। इसमें एक पूरी दुनिया को एक इकाई के तौर पे काम करना चाहिए। और जो ममालिक, मैं बिलखुसूस पाकिस्तान के बारे में कहूँगा कि ठीक है, तरक्याती अमल जारी रहना चाहिए, सड़कें, पुल और दूसरी चीज़ें भी साथ साथ बनती रहनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो इस पैंडेमिक से, आलमी वबा से निपटने की है। और उसमें इसको प्रायोरिटी दे के वैक्सीन ना सिर्फ इस वक्त लगाई जाए बल्कि लॉन्ग टर्म वैक्सीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई जाए।
वैक्सीन बनना शुरू, कोई बड़ी इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मुल्क, जो कौम एटम बम बना सकती है, उसके लिए वैक्सीन बनाना क्या मुश्किल है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गुलाम सलमान साहब ये बताएं कि मैं पढ़ रहा था कि अपोजिशन की जो पार्टी है लेबर पार्टी, वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, इसको नरमी को सख्त जो है वो नरमी करने के हवाले से पाबंदियों में। तो आप इनका क्या मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है आवाम की ही तर्जुमानी कर रही होती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, और आवाम की अगर ख्वाहिश ये है कि चीज़ें बेहतर होने के बाद थोड़ी नरमी होनी चाहिए, तो किस बुनियाद पर लेबर पार्टी जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है हुकूमत को? बिल्कुल असद, उसी बात पे जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक तरफ इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेली केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और जब हेल्थ सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे दोनों डॉक्टर साहबान ने कहा कि शायद इतने 1 लाख तक ना भी पहुंचे, लेकिन जब हेल्थ सेक्रेटरी खुद ये बात कह रहा है कि 1 लाख तक हो सकते हैं, तो फिर ऐसी बातों को देखकर अपोजिशन ने तो फिर शोर मचाना है कि अगर आप एक तरफ इतने ज़्यादा केसेस की हमें डरा भी रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इंडिपेंडेंस डे की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो अपोजिशन को तो ऐसे मौके भी चाहिए होते हैं कि वो हुकूमत को आड़े हाथों ले। अभी भी आपको बताऊं कि 82% जो लोग हैं उन्होंने फर्स्ट डोज जो है वो ले चुके हैं वैक्सीन की, और ऑफ कोर्स जिन्होंने फर्स्ट डोज ले ली है अगले 1.5-2 महीने बाद उनको दूसरी डोज भी लग जाएगी, तो वो 82% हो जाएगी, और वो उसमें इजाफा भी हो रहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरी खुराक है वो भी 60% ज्यादा लोग ले चुके हैं। तो इतनी ज्यादा जो है वो परसेंटेज होने के बावजूद अगर हम इतने बड़ी तादाद के अंदर केसेस की तरफ जाए, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, और इसीलिए जो है वो अपोजिशन बार बार हुकूमत को ये बावर करा रही है कि वो इतनी जल्दी के साथ जो है वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म ना करें, क्योंकि अगर इतनी आपने कोशिश के बाद, इतनी इकॉनमी दाव पे लगाने के बाद, इतना पैसा खर्चने के बाद अगर आप दोबारा बेहतियाती करके दोबारा केसेस सर्ज होना शुरू हो गए, तो फिर लॉकडाउन की तरफ चलेगी, तो दोबारा फिर वहीं पर आ जाएंगे जहां पर 1-1.5 साल पहले खड़े हुए थे। तो इसलिए जो है ना अपोजिशन बार बार हुकूमत को तनकीद कर रही है। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब की पहले बात सुन ले। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को बात जोर से जी, गुलाम हुसैन अवान साहब, ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। ये एक दूसरे की इसी तरह टांगे खींचते रहेंगे। हमने बुनियादी जो बात है वो उस पे अपना एम्फेसिस रखना है, सारा जोर उस बात पे देना है कि जहां जहां जो वैक्सीन। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपने जो जवाब देना है, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक छोटी सी बात जी, ब्रेक के बाद सर छोटी सी बात करनी है, वो ब्रेक के बाद छोटी सी बात, और फिर डॉक्टर साहब का जवाब। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन अवान साहब, छोटी सी बात आप कह लें, फिर डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे ना जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, जो ये हमारा प्रदेश से देश तक बड़े शौक से लोग देखते हैं, तो मुझे एक व्यूअर ने कॉल किया, उन्होंने कहा यार डॉक्टर गुलाम साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन यार उन्हें जरा कहें कि जरा डराया कम करें हमें, वो जरा डराते हमें ज्यादा है। तो मैं कहा लाइटर मूड है, मैं डॉक्टर साहब को ये भी कह दूं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को ये बता दूं कि आपके जो मोहब्बत करने वाले वो ये भी समझते हैं कि आप डॉक्टर ही बहुत है। चंगा, हम मार तो नहीं ना रहे, सिर्फ डरा ही रहे। ठीक, सही है, ठीक है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे पहले, इससे पहले ब्रेक पर गया उनको बात मुकम्मल करना चाहते हैं हम। जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि देखें, एक तो आपका जो चैनल है ये बहुत इन टाइमली चीज़ें, और आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ किस वक्त कही जानी चाहिए, और उसको आप देखते हैं। बाकी न्यूज़ चैनल भी माशाल्लाह अच्छा अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके चैनल की वसातत से मैं ये चाहूँगा कि फ़िलहाल ख़तरा मुकम्मल तौर पे टला नहीं है, अभी उसके कुछ बादल हैं, लेकिन ये चलते रहेंगे। हमने अपनी एहतियात करनी है, वैक्सीनेशन लगानी है, अपने आप को मास्क और सेंसिटाइज करके रखना है। ठीक है, हाँ, मोहतात बिल्कुल रहना है।
सही है। तो इंशाल्लाह और जब ये वैक्सीनेशन पूरी दुनिया तक हो गई तो ये भी एक, जिस तरह डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो की वैक्सीन पूरी दुनिया में, देखे ना, एक ज़माने में मलेरिया था, मलेरिया भी इरेडिकेशन हो गया, चीचक दुनिया से चली गई, चीचक और अब नहीं रही, पोलियो भी सवाए चंद मुल्कों के और कुछ केसेस के सारी दुनिया से इरेडिकेट हो गया। इसी तरह ये वायरस अगर इरेडिकेट ना भी हुआ तो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। आई कैन सी ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लोगों को मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल है ना यहाँ पर, मैं पहले डॉक्टर ताबिंदा की टेक ले लूँ, फिर मैं आपका भी जवाब लेता हूँ। डॉक्टर ताबिंदा, लोगों का अब सवाल जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि ये अब वैक्सीनेशन जब मुकम्मल होगी सबकी, तो जिन्होंने सबसे पहले करवाई है शायद उनको बूस्टर की ज़रूरत रहेगी, या बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या ये 1 साल के बाद ये दोबारा करानी पड़ेगी और क्या फिर ये हर साल कराना पड़ा करेगी। तो अभी आप बूस्टर का जिक्र कर रही थी, तो इस सवाल का एक कॉमन क्वेश्चन का क्या जवाब है? क्या अभी एक साइकिल मुकम्मल होगा वैक्सीन का तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये बहुत यकीनी पॉसिबिलिटी है कि ये हर साल लगेगा, जैसे कि वो जो रूटीन वैक्सीन लगती है, जैसे फ्लू की वैक्सीन लगती है, उसके साथ ये भी लगेगा। अब इसका जैसे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा कह रहे थे कि बहुत से दुनिया के वायरसेस हैं जो चले गए दुनिया से और उनके वैक्सीनेशन कैंपेन्स, ये थोड़ा सा टेढ़ा वायरस है क्योंकि ये थोड़ा सा ना एजिस्ट वायरस है, यानी कि ये एक खास किस्म के लोगों के ऊपर हमला करता है और उनको ये समझ लें कि ज़्यादा अफेक्ट करता है। बच्चे जो 20% हैं यहाँ पे बरतानिया में, उनको तो ये वैक्सीन लगी नहीं रही है और उनमें ये मुस्तकिल एक जरिया रिजर्वॉर का रहेगा। जब तक बाकी के 80% आबादी को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, यानी कि एक ईयरली बेसिस के ऊपर, सालाना बेसिस के ऊपर वो एक रहेगा और एक ये एक एक्सचेंज का साइकिल रहेगा। आएगी छोटी मोटी वबा, आएगी चली जाएगी, आएगी। और आप जैसे जानते हैं कि जैसे खसरे के लगते हैं टीके, लेकिन खसरे की फिर भी एक वबा फूटती है जगह जगह से। मगर ये कि वो बच्चे होते हैं, ये क्योंकि बूढ़े लोगों में या जरा उम्र रसीदा 50 से ऊपर के लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, जिनको और भी बीमारियां होती हैं, तो ये एक थोड़ा सा इसमें टेढ़ापन है इस वायरस के अंदर। और ये फिर ये ऐसा, और उसके बाद की जो चीजें शुरू होती हैं वो अब तो इसके लिए क्या जहन में रहे कि आज जिसने कराई है जून में या जुलाई में वैक्सीनेशन, वो अगले साल जुलाई में जाकर खुद ब खुद करवा ले? क्या ये होगा या कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा, या हर साल में एक मरतबा खुद से खुद करवाना चाहिए? ये हर साल में खुद से खुद करवाना होगा। मेरा ख्याल है कोई एंटीबॉडीज का टेस्ट करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो होती भी हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म की हैं, क्योंकि अभी उस पर भी काम हो रहा है कि कुछ जो हैं वो जो हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है, कुछ उसके अंदर सेल्स बनते हैं कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में वो नहीं बनते। एंटीबॉडीज टेस्ट में एंटीबॉडीज नजर ही नहीं आती अब वैक्सीन लेने के बाद भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी बोन मैरो में होती है। कुछ को एक तरह के सेल होते हैं जो उनकी जो हड्डी के अंदर गुदा होता है उसमें चले जाते हैं। तो लिहाजा ये लाजमी तौर पर लगेगा। और जैसे कि गुलाम मुर्तज़ा ने भी कहा, ये एक साइकिल है, ये चलेगा तो एक दुनिया एक नए नॉर्मल में आएगी। और उसकी उसी वजह से जो है ये हल्के हल्के खोलना शुरू किया, क्योंकि देखें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बबल्स थे, उनकी सेहत मुतासिर हो रही थी बड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर हो रही थी, वो अपने बाकी दोस्तों से मिल नहीं पा रहे थे। तो इस तरह ये जिंदगी शुरू होगी, नए सिरे से चलेगी और लोगों को पता चलेगा कि इस जिंदगी को अब कैसे गुजारना है, जिसका कि कोई एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पर हर वक्त शरारत खेलती रहती है, कोई पता नहीं चलता आप किस बात पे जो है ना वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे एक तो ये जो अभी बात हो रही है इस पर आप कमेंट कर दें, दूसरा ये बताएं कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रही, ये बच्चे कैरियर बन रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, वायरस को लिए फिरते हैं और किसी भी बड़े को जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती या जो कमज़ोर होता है उसको जाके वो हिट कर देते हैं, और ऐसा हमने अपने अतराफ़ में बहुत सारे केसेस में देखा है। तो इसका क्या हल है? सर, जो यूके में बच्चे हैं, जैसे अब स्कूल खुले थे, अभी भी खुले हुए हैं, तो उनको एक किट है, उसको लैटरल फ्लो टेस्टिंग कहते हैं। वो क्विक टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर वायरस मौजूद है या नहीं। अगर वो उसके अंदर है तो वो फिर उसको उधर उसके घर के अंदर ही आइसोलेट और होम एजुकेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें तो ये होता है। और जहाँ तक दूसरी बात जो कही थी आपने कि जी वैक्सीन लगती है, कई लोगों को डबल डोज वैक्सीन लगी है लेकिन उसमें एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये इंडिविजुअल
लोगों की रिस्पांस होती है, बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि एक ही ज़रब उंगली की लगती है तबले पे तो उसकी कोई और आवाज़ आती है, वही ज़रब उतनी फोर्स से सरंगी पे लगती है तो उसकी कोई और आवाज़ निकलती है। ज़रब वही होती है, फोर्स वही होती है, लेकिन आवाज़ हर ज़र्फ के मुताबिक उसमें से निकलती है। बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर ताबिंदा दोगल, गुलाम हुसैन रहमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।